फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेशों के प्रकार, आवेशों के गुण, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के गुण क्या हैं। उसके बाद हमने उस आवेश के जो आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशंस हमने पढ़ी, ठीक है। फिर कूलॉम का नियम पढ़ा, फिर विद्युत फ्लक्स को पढ़ा, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का प्रमेय हमने पढ़ा, ठीक है। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला अपने पास क्या है, किसी बंद पृष्ठ में 2 माइक्रोकूलम, ऋण 3 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के 3 आवेश स्थित है। कोई एक बंद पृष्ठ है, हमने कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लिया इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, तो 2 माइक्रोकूलम आवेश है ना, ऋण 3 माइक्रोकूलम आवेश है और 4 माइक्रोकूलम आवेश है, ठीक है। तो इसका जो परिणामी होगा, हम लोगों ने गॉस के नियम पे कुछ उसकी शर्तें लिखी हुई है या कुछ कंडीशंस हमने लिखी हुई है ना। उस कंडीशन में एक कंडीशन हमने ये भी लिखा हुआ है कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश होंगे तो उनका जो परिणामी आवेश माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, उन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है इनका हम बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये विद्युत फ्लक्स की गणना करनी होती है। तो विद्युत फ्लक्स जो गॉस के नियम के अनुसार हमको क्या मालूम है, गॉस के नियमानुसार हमको मालूम है किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश होता है वो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो इससे रिलेटेड, मतलब इससे संबंधित कोई भी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के या आवेशों के बीजगणितीय योग के, है ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक नया अपन डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परिणामी आवेश के, उन आवेशों के परिणामी आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये हमको गॉस ने दिया था, ये फ्लक्स है, ठीक है। ये क्या होता है, तो हमने बोला Q/ε0। ε0 क्या है, तो ε0 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, ε0 की वैल्यू तो 8.854 into 10⁻⁻12, ये हमारे पास ε0 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि परिणामी आवेश अपन निकालना चाहें तो ये क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर एक से अधिक आवेश है तो मैं Q की जगह सिग्मा Q लिख देता हूँ। अब सिग्मा Q कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर सिग्मा Q निकालते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या मिलेगा मुझे, कुल आवेश, परिणामी आवेश, मैं इसको Q लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। और हमारे पास Q1 मान लीजिए, हमने इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया और इसको Q3 मान लिया। तो फाइनली मैं इसको लिखूंगा तो 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका परिणामी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 4 6 में से 3 गया तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम। तो इसका परिणामी आवेश जो Q है वो कितना मिल गया, इतना मिल गया। फाइनली फ्लक्स यदि मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, तो 3 माइक्रोकूलम अपॉन अपने पास ε0 है, तो ε0 का वैल्यू आप रख सकते हैं 8.854 into 10⁻⁻12, ये निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखिए 3 माइक्रोकूलम, तो यदि 3 माइक्रोकूलम या तो हम कूलम में लेते हैं तो 3 माइक्रोकूलम को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 10⁻6 कूलम लिखा जा सकता है ना। ऐसा ही हम यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6 अपॉन 8.854 into 10⁻⁻12, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूँ, अप्रोक्स, ठीक है। यदि मैं अप्रोक्स निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो 8.8 इसको मैं 9 मतलब लगभग 9 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3/9। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 12 ऊपर जाएगा
तो ये धन हो जाएगा और धन में से 6 अपन घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा बोलो तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस की जगह कैसा हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 12, तो फाइनली 3 3 से 9 1/3, ठीक है, 1/3 10 की घात 6 है। अब इस 1/3 को आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो आप यहाँ पर देखिए इसके 0.333 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3 आते रहेगा, ठीक है ना। तो अपन इसको 10⁻6, यदि यहाँ से एक मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 10 का गुणा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3.33 है ना इंटू 10⁵। ये फ्लक्स का मात्रक की अपन बात करें तो फ्लक्स का मात्रक अपन ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका मात्रक अपन निकालना चाहे तो, क्योंकि ये क्या होता है E डॉट S होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल, तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये अपन लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ y थी, तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेशन में है, ठीक है ना, अप्रोक्स हम कह सकते हैं। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक विद्युत क्षेत्र है ना, एक विद्युत क्षेत्र किससे दिखाया जा रहा है, तो 6I 3J4K, ये विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है, तो उसको उसने इससे डिनोट किया, ठीक। अब के द्वारा व्यक्त किया जाता है yz तल में स्थित, yz तल में स्थित क्या है अपना 20 मात्रक क्षेत्रफल के पृष्ठ से, 20 मात्रक क्षेत्रफल के पृष्ठ से, मतलब अपन ये ले लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इस तरह से ये, ठीक है, और इसको अपन ले लेते हैं x, ये x ले लिया, ये y ले लिया और ये z ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसने क्या कहा है कि विद्युत क्षेत्र है, तो अपने बोला 6I मतलब 6 जो मात्रक है वो किस डायरेक्शन में, तो इस दिशा में, x दिशा में, ठीक है, ये x, क्योंकि x दिशा में I का मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो E का है वो 6I, ठीक है। आपने बोला कि y डायरेक्शन में कितना है, तो y डायरेक्शन में देखिए ये इसका डायरेक्शन है, ये कितना है, तो 3J है ना, और z डायरेक्शन में ये देखिए यहाँ पे इस दिशा में ये विद्युत क्षेत्र है, ये कितना है, हमने बोला 4K, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र का हमको दे दिया है, तो मतलब हम विद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, जब हम इसको हल करेंगे तो पहले हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें तो हो जानी चाहिए, ठीक है, कि x जैसे अपन ने इसी को ले लिया, इसको x ले लो, इसको y ले लो और इसको z ले लो, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन में, तो इधर आने वाली जितने भी अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी 6I होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, yz तल, मतलब ये जो हमारे पास yz तल है, इस yz तल पर एक हमने पृष्ठ रखा, इस yz तल के समानांतर, ये हमारे पास yz तल, ये पृष्ठ, ये yz तल का पृष्ठ, ठीक है। तो इससे अभिलंबवत गुजरने वाले संपूर्ण जो बलरेखाएं होंगी, देखिए yz तल के मैंने समांतर रखा, ये हमारे पास yz तल है ये पूरा, इसके समानांतर रखूंगा तो ऑब्वियसली x से जाने वाली जो रेखा है वो देखिए ऐसे, इसको अपन ऐसा करते हैं, ये यहाँ ये yz तल के समांतर, तो मतलब यहाँ से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो x वाली जाएंगी, है ना। तो ये पृष्ठ की दिशा क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द x डायरेक्शन, मतलब ये पृष्ठ की दिशा कैसी होगी, देखो ये पृष्ठ है, इसकी दिशा क्या होगी, तो हम बोलेंगे ये x की दिशा, ये पृष्ठ की दिशा क्या होगी, पृष्ठ की दिशा, पृष्ठ की दिशा yz तल के लंबवत, yz तल के लंबवत, ये अपन बात करते हैं, ठीक है। yz तल के लंबवत मतलब x की दिशा में, x अक्ष की दिशा में, ये बात समझ में आई, ठीक है।
अब इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 20, है ना, मतलब ई हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 6i ये आप ले लीजिए प्लस 3j ये आप ले लीजिए प्लस 4k ये आप ले लीजिए, ठीक है। अब यदि अपन इसके ds के लिए लेते हैं तो 20 मात्रक इकाई है, 20 मात्रक इकाई है का मतलब क्या है, यदि मैं इसको किस में लूं, यदि इसकी दिशा को लेता हूं, इस पृष्ठ की दिशा को लेता हूं, तो मैं इसको पृष्ठ को कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए यहाँ पृष्ठ को मैंने लिख दिया, मान लीजिए ये s है, तो s को मैं लिखूंगा 20i, ऐसा लिख दूंगा कि सदिश के रूप में, ठीक है। चूंकि इसका जो डायरेक्शन है वो x अक्ष के लंबवत दिशा में है ना, तो इसकी बाकी जो दिशा होगी ये क्या हो जाएगी 0i प्लस 0j और ये 0k, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। हमको मालूम है क्या है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, मतलब मैंने ये क्या बना दिया, तो आपका एक सदिश बना दिया जो कि किसके लंबवत होगी, तो मैंने बोला yz तल के लंबवत, yz तल के लंबवत, क्योंकि yz में मैं इसको ऐसा रखूंगा, ये yz, ये y अपन इसको क्या ले लिया, इसको z ले लिया और इसको y ले लिया, ये yz तल के लंबवत, ये x की डायरेक्शन और यही डायरेक्शन किसकी, यही दिशा किसकी है, तो यही दिशा किसकी है, अपन ने इसको बोल दिया किसको, ये पृष्ठ की दिशा, पृष्ठ की दिशा भी यही है ना, और ये yz और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको ऐसे तैयार कर दिया, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर होता है E डॉट S, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं E S cos थीटा, ठीक है। यदि मैं इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहूं तो देखिए, यदि सदिश रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, या डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बता सकता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, E डॉट S में निकालता हूँ, है ना, इन दोनों का परिमाण, इन दोनों का परिमाण निकाल के भी आप गुणा कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो इनका परिमाण निकाल के गुणा कर सकते हो, या इन दोनों का डॉट गुणनफल कर सकते हो, तो दो सदिशों का क्या डॉट गुणनफल, है ना, क्या हो जाएगा, तो phi इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ 20 छक्के कितना हो जाएगा 120, ये 0 प्लस 0, फाइनली क्या मिलेगा मुझे phi, और ये कैसी राशि, अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो मुझे क्या मिलेगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात यही है कि आपको समझना क्या है, तो इसमें आपको समझना है कि yz तल पर स्थित है ना, कोई अपना पृष्ठ yz तल पर स्थित है, मतलब यहाँ पर स्थित है ऐसे, इस तरह से, ये yz तल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया z और ये हो गया y, तो ये सीधी सी बात ये है कि ये कैसे होगा, तो इसकी जो दिशा, इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश इस पृष्ठ की दिशा होगी, या हम उसको बोल सकते हैं yz तल के लंबवत इसकी दिशा होगी, yz तल के लंबवत, तल के लंबवत, या x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, तो दोनों के बीच, इन दोनों x अक्ष के बीच जो अपने पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 0, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन जाएगा, तो cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन जाएगा तो cos 90 क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसे भी इन दोनों का अपन डॉट मल्टीप्लिकेशन, या फिर चाहो तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का एंगल, यदि मैं इसको इकाई मान लूं, इसको इकाई मान लूं, तो एक एक करके मानेंगे तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतना आवेश है, कितना है 8.85 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतना आवेश है, ठीक है। तो हमको दो चीजें निकालनी, पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए बोला, ठीक है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो फिर से बात करते हैं अपन, इसको जब हल करेंगे तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आवेश है, यदि हमने इसको क्या मान लिया, इस पर आवेश कितना मान लिया हमने 8.85
इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम हमारे पास इस पर आवेश। ठीक है, तो हमको गॉस के नियमानुसार क्या है, गॉस के नियमानुसार गॉस के नियमानुसार हमको क्या मालूम है, संपूर्ण जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q हमारे पास क्या दिया हुआ है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -8 है अपॉन, ये हमको गिवन है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 है ना। इससे हमने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 10 की घात 4। ये हमारे पास फ्लक्स हो गया। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो सिंपली हमने गॉस का नियम लगाया और गॉस के नियम से हमने ये क्या कर लिया, उसको निकाल लिया। वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, उसका मान हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो देखिए ये फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। गॉस के नियम अनुसार हम देखते हैं क्या वो त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। और यदि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, वी कैन राइट डायरेक्टली कि यदि त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। यदि इसी को हमको प्रूव करना है कि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, प्रूव कीजिए कि गॉसियन पृष्ठ से संबंधित क्या बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है r। अब इसकी त्रिज्या को मैं 2 गुनी कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 गुनी कर दिया। देखिए ये वाली जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2r। तो फ्लक्स का मान कितना होता है, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है E डॉट S। अच्छा E, तो देखिए E तो हर प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, S का मान कितना हो जाएगा, तो हम ये पहली स्थिति में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहली स्थिति में जब त्रिज्या क्या है, जब त्रिज्या r, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जब त्रिज्या r तब फ्लक्स कितना होगा, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा E डॉट S, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन इस बिंदु पर, इस R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए इस गोले का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिला, ये मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया। जब त्रिज्या r, त्रिज्या क्या हो जाए, तो इसको 2 गुनी, तो क्या हो जाए 2r, तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए तो पाई E, वही से E डॉट S हो गया, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2r का स्क्वायर। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए अभी इसका क्षेत्रफल क्या था, तो हम बोलेंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो फाइनली आप वही लिखेंगे यहाँ पर 4 पाई 2r का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाइनली फिर से मेरे को क्या मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर यदि मैंने त्रिज्या को 2 गुनी, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया, तो भी फ्लक्स का मान मुझे कितना मिल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि त्रिज्या r है तब भी फ्लक्स का मान कितना मिल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात दोनों स्थिति पर आप ये देख रहे हैं कि उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप थोड़ा सा अलग सोच करके भी देखिए इस यहाँ पर आवेश, तो यहाँ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं
इससे लिंक होंगी, सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे लिंक होंगी। कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लिंक होगी? तो हमने बोला यहाँ पर कितनी होंगी, तो E डॉट S, ये इतनी क्षेत्र की रेखाएं लिंक होंगी। ठीक, अब यदि मैं क्षेत्र को बढ़ा भी दूं, ये बढ़ा दिया मैंने, मान लीजिए ये क्षेत्र को बढ़ा दिया, तो इससे भी कितनी क्षेत्र की रेखाएं लिंक होंगी? तो जितनी इससे लिंक हो गई हैं उतनी ही तो होंगी। हाँ, ये होगा कि इनका डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना, ये इस तरह से अपन ने बोला, ये मैं ऐसे ले रहा हूं, तो यहाँ पर इस दूर पर जाने को, मतलब यदि हमने त्रिज्या बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी या घनत्व कम हो रहा है हम बोलेंगे, लेकिन संख्या तो वही है। यदि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी लिंक हो रही है 8 इससे, तो इससे भी 8 लिंक होगी। बस समझ में आ रही? इससे लिंक 8 हो रही है तो इससे भी लिंक 8 होंगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर घनत्व क्या होगा, कम होगा, यहाँ घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा रहेगा। बस अंतर यही रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो मान होगा, की संख्या जो होगी, वो तो उतनी ही होगी, उतने ही होंगे जितनी यहाँ पर है। अर्थात फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा यदि उसकी त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, मतलब फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से रिलेटेड है। तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से देखिए हमारे पास क्या है, किसी चालक पर, क्या है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी चालक पर ये हमको आवेश दिया हुआ है, इतने कूलम आवेश, ठीक है, कोई चालक है, इतने कूलम आवेश है, और वो क्या लिखा हुआ है, धन, ठीक है, कूलम आवेश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि कोई जो चालक है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। सबसे पहली बात, यदि धनावेशित है तो कोई भी चालक धनावेशित कब होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे चालक में चले जाते हैं या दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो क्या बताता है, उस चालक पर धनावेश को प्रदर्शित करता है। हमने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि उस चालक पर धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। एक चीज तो हमको मिल गई, पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज हमें मिल गई कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से मतलब है कि उस चालक पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, धनावेश दिया हुआ है, अर्थात हमारा आंसर, पहला आंसर हमको तो मिल गया कि उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से हमको क्या मालूम है, पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, वो क्वांटीकरण से रिलेटेड है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटीकरण, आवेशों के क्वांटीकरण से, आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से, क्वांटीकरण सिद्धांत से हमको क्या मालूम है, सिद्धांत से आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या मालूम है, Q इज इक्वल्स टू, है ना, n, ये हमको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हमको n नहीं पता, आवेश दिया हुआ है, देखिए इस चालक पर आवेश कितना है, तो Q का मान हमको दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, तो 2.56 × 10⁻⁻16, इतना हमको आवेश दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आप कुछ मत करिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो 2.56 × 10⁻⁻16, ठीक है। और यहाँ पर n हमको नहीं पता, यही तो निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, उतने आवेश से धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.6, इसका मान रख देते हैं × 10⁻⁻19, इस पूरे को मैंने इसके नीचे ला दिया, तो n इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2.56 × 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -9, इसको कैसे करेंगे,
16 से तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, तो यहाँ पे 1.6 तो आ ही जाएगा कंफर्म। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -16, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको 10 टू द पावर 19 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये n = 1.6। अब देखिए यहाँ से 16 में से 19 को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपका, आधार 1 है तो घातांक आपस में घट जाते हैं, तो कितना आ जाएगा k। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इतने। तो हम क्या बोलेंगे कि उस चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप इसको करना चाहें तो आप 1.60, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा 1600 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखिए 12.5 इनटू इतने इलेक्ट्रॉनों में, मतलब हमको क्या दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है ना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12.5 इनटू 10 टू द पावर 8, ये इतने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें आवेश कितना होगा ये निकालना है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको पता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19, तो हमको क्या निकालना है, क्यों निकालना है, तो आप निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो हमको मालूम है Q क्या होता है N, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, धनात्मक है, तो कौन सा आवेश होगा उसमें, तो हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये N इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना होगा, तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना होगा, तो अपन निकालते हैं n का मान कितना है, तो 12.5 इनटू 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 16 25 5 5 80 है ना, और फिर 16 दूनी 32 32 और 8 40, 16 5 80 और 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया तुम्हारे। ठीक, 16 एकम 16 और 4 20। ठीक, और यहाँ पर देखिए आप क्या कर देंगे, तो 1 2 है ना, तो 1 2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो -11। ठीक है, इसमें से आप माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इसमें से इसको लिखेंगे तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 का यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं ऊपर में, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आवेश कितना आ जाएगा, तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 इतना कूलम आवेश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश, मतलब किसी चालक में से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसमें कितना आवेश आ जाएगा, तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम आवेश आ जाएगा। ठीक है, यदि उसमें से निकाल देते हैं तो इतना धन आवेश होगा, और यदि उसमें इतने मतलब इतना कूलम आवेश करना है, इतने इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल दिया जाए, इसकी कमी बोला तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश। यदि इसकी अधिकता बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन दे दे तो कितना आवेश बढ़ जाएगा, इतने कूलम आवेश। किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन को ले ले कितना आवेश बढ़ जाएगा, इतना आवेश। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन यही पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए नाभिक स्पर। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन लेते हैं, तो हमको एक नाभिक दिया हुआ है, मतलब एक परमाणु दिया हुआ है, चलो परमाणु फेरस क्या दिया हुआ है 26 Fe56। तो यहाँ पर ये क्या है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक
और परमाणु क्रमांक क्या बताता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, और ये किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है ना। और नाभिक किससे बनता है? तो नाभिक किससे बनता है? प्रोटॉन है ना, प्रोटॉनों की संख्या नाभिक का निर्माण करती है। मतलब नाभिक में सारे क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ना कि बाहरी कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके नाभिक में सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं। इसने क्या बोला? नाभिक किसके? इस फेरस के नाभिक पर आवेश की गणना करनी है। तो उसके नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो हमने बोला कितनी होगी? 26 होगी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना? 26। उस पर नाभिक पर आवेश, अतः परमाणु, ऐसे लिख देता हूं मैं, परमाणु है 56 के नाभिक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश है ना, तो एक पर कितना आवेश होता है? तो एक पर आवेश होता है अपने कितना? कुल आवेश Q = n। n कितना दिया हुआ है? तो 26 है, ये प्रोटॉनों की संख्या, ये है ना। और एक पर कितना होता है? तो हमको मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? तो 16 छक्के 96 है ना, 9 और 16 दूनी 32, 32 और 9 41 है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 1, अब इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹ इतने कूलम, ठीक है। या फिर इसको आप और लिखना चाहें 4.16 है ना, इंटू 10⁻⁸ कूलम। इस तरह से हम क्या करेंगे? इस पर आवेश निकाल देंगे। किस पर? इसके नाभिक पर, फेरस के नाभिक पर आवेश कितना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। दो एक समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, स्थित है। उनके मध्य लगने वाला बल कितना है? तो 16 × 10⁹ न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उनके मध्य कितना बल लगेगा? तो चलिए देखिए, हमारे पास जो दिया है उसको मान लेते हैं कि दो एक समान आवेश में, आवेश को मान लिया Q और इसको मैंने मान लिया Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो हमने बोला 2r, ठीक। ये दोनों के बीच की दूरी r, और ये कितनी है? r = 2 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। अब दोनों एक समान आवेश, तो देखिए यहाँ पर दो एक समान आवेश है, तो इसको बनाने के मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूँ ना। पहला तरीका क्या होगा? तो पहले तरीके से हम क्या करते हैं, देखिए दो एक समान आवेश, मैंने एक समान आवेश मान लिया Q, और ये भी हमारे पास Q, ठीक। अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा? कूलॉम के नियम अनुसार। और जब एक समान आवेश है तो इनमें बल कौन सा लगेगा? क्योंकि एक समान है तो इनमें जो बल लगेगा वो कैसा होगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिकर्षण। बल की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, दोनों के मध्य, ठीक है। तो कूलॉम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कूलॉम के नियमानुसार, क्यों? देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो आवेशों पे लगने वाले बल की गणना करनी है, तो कूलॉम के नियमानुसार हमको मालूम है कि F = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q × Q, दोनों एक समान आवेश है, r², ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। बल का मान हमको दिया हुआ है, बल का मान कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है बल का मान हमारे पास, क्या क्या दिया है? बल दिया हुआ है हमको 16 × 10⁹ न्यूटन, ये दिया हुआ है। r का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर हम रख दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख देते हैं, बल का मान कितना है? तो 16 × 10⁹ है ना, और यहाँ पर इसका मान कितना होता है? इसका मान हमको मालूम है 9 × 10⁹ ये हमारे पास हो जाएगा, ये Q² और ये r का मान मतलब हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को इधर गुणा कर देते हैं और इसको इधर ला देता हूँ, तो Q है ना, ये Q है, तो Q का स्क्वायर बराबर, इसको नीचे ला लिया तो 16 × 10⁹ यहाँ पे इसको ला लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁹ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/2,
ये 10 की घात 9 से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना ये अपॉन में 9 है, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग, ये हमारे पास क्यू स्क्वायर है। तो q बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए q बराबर 4 गुना 2 इसका वर्ग, देखिए यहाँ पे इसमें वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल से ये वर्ग वाले हट जाएंगे, ये अपने 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/3 कूलम, ये अपने पास है। तो q का मान हमको क्या मिल गया, 8/3 कूलम मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि उनकी दूरी क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। तो हम फिर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमने लिखा, प्रश्नानुसार हम क्या कर रहे हैं, तो f है ना इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको f1 ले लो, इसको ये f2 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q तो सेम है वही रहेगा, इनके बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया, इसके बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो 2 का वर्ग ये q का वर्ग हो गया। ठीक है, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 10 की घात 9, q का मान हमारे पास क्या है, तो 8/3 कूलम दिया हुआ है, निकाल लिया हमने। तो इसका वर्ग अपॉन इसका तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 मतलब ये 2 मीटर है, इसको 2 गुना कर दिया तो 4 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसका वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 गुना 10 की घात 9, 8 गुना 8, और नीचे पे क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुना 3 और ये 4 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया, 4 गुना 10 की घात 9। अर्थात यदि हम क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो आप देखिए मध्य कितना बल लगेगा, तो 4 गुना इतने मीटर का बल। यदि इन दोनों की तुलना कर दी जाए, F1 ये हमारे पास F1 और F2 की देखते हैं, यहाँ पर तो F1 कितना है, इतना है, और ये F2 कितना है, इतना। यदि दोनों की तुलना कर दी जाए, देखिए तो तुलना कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये F1/F2 करता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुना 10 की घात 9, तो हमारे पास 4 चौके 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय F2, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो अपने पास बल होगा कौन सा, ये F1 होगा, यदि 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना कर देने पर जो F2 मिलेगा, नया बल मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/4। इज दैट क्लियर? तो हमको एक चीज समझ में आई, एक थंब रूल हमारे पास बन जाएगा कि जब भी हम क्या करेंगे, इसको संख्या उसको 2 गुना कर दें, किसको, उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दें, तो कितना कम हो जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे, देखिए दूसरे तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो पहला तरीका, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, ये आर कुछ भी ले लेते हैं अपन, है ना, और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने F1 और F2 मान लिया, इसको मान लिया, इसको F1 मान लिया, है ना, इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया। इसमें जो दूरी R है, R को 2 गुना किया, ये 2 गुनी दूरी पर है, दूरी पर। ठीक है, तो ये इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, F1/F2, F1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r मतलब ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, 2 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 4 और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल, q से ये q कैंसिल हो जाएगा, है ना, आवेश तो चेंज नहीं हो रहा है, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, है ना, सॉरी ये 4 जाएगा ना, 4, तो क्या हो जाएगा, देखिए F1/F2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू, ये F2 को यहाँ रखा, 4 को इधर ला दिया, तो F1/, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं F1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 अपॉन 4, तो आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट यहाँ मिल जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर। ये भी आप इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते थे, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, जो नया बल होगा,
है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा। किसका, जो पहले बल था उसका 1/4। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं कि उनके मध्य बल कितना लगेगा, तो इस बल से, किस बल से, जो दिया गया बल है उससे 1/4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा, जब आप उसको 2 गुना कर देंगे तो 1/4 कम हो जाएगा। यदि 3 गुना कर देते तो 1/9 गुना कम हो जाता है ना। 4 गुना कर देंगे तो 1/16 गुना कम हो जाएगा। तो ये एक आपके पास थंब रूल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 2 गुना करने पर कितना कम होगा, तो 1/1/4 कम हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोली चालक को 16 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी गोले के केंद्र पर और गोले के बाह्य सतह पर। तो जब भी हम खोखले गोले को याद करो, मैंने आपको ये हमने डेरिवेशन किया हुआ है कि जब भी किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो जो आवेश है उसके बाहरी पृष्ठ में बाह्य सतह पर इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है, बाह्य सतह पर इकट्ठा हो जाता है। बाह्य सतह पर इकट्ठा हो जाता है, उसके केंद्र पर आवेश कितना होता है, तो केंद्र पर आवेश 0 होता है। तो सीधी सी बात है, यदि केंद्र पर पूछा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा कि इसके पृष्ठ पर आपने देखा होगा, खोखले गोले के लिए हमने देखा हुआ है, तो उसके पृष्ठ पर E का मान कितना होता है, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4πε0Q/r²। यहाँ पर हमने लिखा जैसे जैसे R ये बढ़ता जाता है तो उसकी त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती जाती है, 1/4πε0Q/r²। और यहाँ पर क्योंकि जैसे ही अंदर आते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने क्या कहा था कि गोली पृष्ठ पर, है ना, खोखले गोले को हम क्या करते हैं, गोली चालक पर जब हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाह्य सतह पर, किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण बाह्य सतह पर इकट्ठा हो जाता है। तो अंदर पर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर यदि आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों, Q0, तो EV क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अर्थात हम क्या बोलेंगे कि उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। फिर गोले की बाह्य सतह पर, तो पहला वाला तो हम लिख देंगे क्या, पहले वाले का आंसर, चूंकि केंद्र पर आवेश Q कितना हो जाएगा, 0, अर्थात EV कितना हो जाएगा, 0। देन सेकंड वाले में बाह्य सतह पर लिखते हैं, बाह्य सतह पर क्या हो जाता है, E = 1/4πε0Q/r²। अब पहली बार एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। ये 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये जो R है क्या है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि 8 सेंटीमीटर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/100 मीटर। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 × 10⁻²² मीटर की अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब कुछ मत करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, और इसका मान हमको मालूम है, क्योंकि चूंकि 1/4πε0 का मान हमको क्या मालूम है, तो ये 10⁻⁹ ये हमको पता है। ठीक है, हम जानते हैं इस मान को। अब कुछ नहीं करिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 9 × 10⁹ है ना। Q का मान कितना दिया हुआ है, तो Q हमको दिया हुआ है, देखिए 16। यहाँ पर ये जो Q है रखा हुआ है उसका हमने क्या दिया, सॉरी, इस पर जो Q है यहाँ पर वो कितना है, 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रोकूलम मतलब 16 × 10⁻⁶ कूलम। याद रखिएगा, माइक्रोकूलम को किस में परिवर्तित करना है, पहले कूलम में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 × 10⁻⁶ बटे R²। ये R है, R का मान रखोगे आप तो 8 × 10⁻², ये हो जाएगा। ठीक है, R², ये स्क्वायर रख दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 9 × 16 गुना, अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 9 है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
तो इसको अपन क्या करते हैं 8 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 और ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 4, 2 का वर्ग है 8 या 64। तो देखिए 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, मतलब फाइनली हमको क्या मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू, ये हमको मिल जाएगा 9/4 और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10 की घात 7 हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक क्या होता है इनका न्यूटन पर कूलम। अब 9/4, 9/4 को आप यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, फिर बचा 1 तो 4 1 का, फिर आपका 4 दूनी 8 हो गया, फिर आपका बच जाएगा 1 तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 इंटू 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, किसकी, उसकी सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी पर हम बढ़ते जाएंगे उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पानी की एक बूंद पर 1.6 गुना 10 की घात 19 कूलम आवेश है। यदि उसका द्रव्यमान कितना दिया, द्रव्यमान दे दिया है ना, उस बूंद का द्रव्यमान दे दिया है कितने किलोग्राम हो, तो उसे गिरने से रोकने के लिए उस पर कितनी तीव्रता का विद्युत क्षेत्र लगाना होगा। सीधी सी बात, ये पानी की एक बूंद है, ऐसे ये पानी की, अच्छा इसको ऐसे लेते हैं ना, ये पानी की एक बूंद है, इसका आवेश कितना है, तो इस पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश है। इसका द्रव्यमान भी दे दिया है हमको, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमको दिया है 10⁻⁷ kg, ये हमको दे दिया द्रव्यमान मास, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब ये इस तरह से नीचे की ओर गिर रहा है तो इस पर कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण, तो हम इसको हल लिखेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पानी की बूंद पर, क्योंकि इसके पास मास है, द्रव्यमान है, इसके पास द्रव्यमान है, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। वो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर एक बल लगेगा जिसको मैंने क्या कहा, Fg कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन के कारण। तो पानी की बूंद पर किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर एक बल लग रहा है, बल लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, Fg, वो कितने बराबर होगा, m × g, ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये कहाँ, ऊपर में ही रहे, नीचे ना आए, तो जब इसको हम चाहेंगे, देखिए ये है, ठीक है, ये नीचे की ओर ना जाए, हम ये चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर ये जितना नीचे की ओर लगा रहे हो उतना ही मैं क्या लगा दूं, ऊपर की ओर लगा दूं, तो वो कहाँ रहेगा, वहीं की ओर यहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अर्थात इस पर कुछ ऐसा करेंगे कि इस पर इस दिशा पर बल लगे, कहाँ पर, ऊपर की दिशा में, और ऊपर की दिशा में बल कौन लगा सकता है, क्योंकि ये कैसा है, धनावेशी, तो इस पर देखो, धनावेश, दो समान आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगता है, वो प्रतिकर्षण मतलब इसको क्या करे, ऊपर की ओर ढकेल के रखे, मतलब ऊपर की ओर ऊपर बनाए रखे, तो ऊपर की ओर इस पर बल लगाने के लिए कुछ ऐसा करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक धनावेश जो एक ऐसा इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दे, इतना विद्युत क्षेत्र बनाता है कि इस पर जो नीचे की ओर बल लग रहा है उतना ही बल, क्योंकि ये क्या है, आवेश, इस पर कितना आवेश है, ठीक है, तो इस पर आवेश कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁹, तो इतना ही इस आवेश पर, तो हम यहाँ पर इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि कितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो हम मानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र हमने क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, क्योंकि इधर क्या है धन, तो ये धन इस धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और कहाँ लगाएगा, ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर भी मैं विद्युत क्षेत्र ऐसे लगा, इस तरह से,
है ना। तो ये वाला आवेश है, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। कितना बल लगेगा, Q × E। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा, Q × E। कहाँ लगेगा, तो चूंकि यहाँ धन है और ये भी धन है तो ये कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर, कि इस पर आवेश भी है, उस बूंद पर, उसको उस बूंद का द्रव्यमान भी है और उस बूंद पर आवेश भी है। उस बूंद पर कितना आवेश है, इतना। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस पर एक विद्युत क्षेत्र लगा करके उस पर ऊपर की ओर, इस विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर लगा करके इस पर ऊपर की ओर एक बल लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पानी की बूंद को E विद्युत क्षेत्र में रखने पर पानी की बूंद पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, बल लगेगा, जो कितना होगा, तो मैंने बोला F E, है ना। E के कारण लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगता है, Q × E। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर बल कितना लगता है, तो हम बोलेंगे Q। ठीक है, अब ये कितना ऊपर की ओर लग रहा है। अब चूंकि ये कहाँ रहना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए। जब ये ऊपर ही रहना चाहिए कंडीशन है, तो ऑब्वियसली दोनों बल कैसे होंगे, बराबर। भाई ये यहाँ पर, ये चौक यहाँ पर ऐसे है, इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा ऊपर की ओर जो लगाया गया बल है और नीचे की ओर इसके द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर जो लगने वाला बल है, दोनों कैसे हैं, बराबर है। तब तो ये ऊपर की यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह नीचे नहीं जा रहा है। यदि इसको हटा दो तो कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। लेकिन उतना ही बल जितना उसका द्रव्यमान है ऊपर की ओर लगा है, तो वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अर्थात इन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या, गिरने से रोकने के लिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों बल को बराबर कर देंगे। अर्थात संतुलन की स्थिति में, ऐसे लिख देते हैं, संतुलन की स्थिति, उसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, यहाँ लटका हुआ है, उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, संतुलन की स्थिति। तो क्या हो जाएगा, F E बराबर F G। अब दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, Q E = F G कितना हो जाएगा, M × G। अब रख दीजिए, चलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे करते हैं। तो E = क्या हो जाएगा, M कितना है, दिया हुआ है, देखिए कर देते हैं मान, ठीक है। G कितना हुआ, 9.8 अपॉन Q का मान कितना है, तो Q का मान देखिए यहाँ पर अपन रख देते हैं, Q कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। अब इसको अपन रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9.8 अपॉन 1.6 और मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 19 में से 7, तो 10⁻, देखिए 19 में से ये 19 ऊपर जाएगा, माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उससे घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। और इसको जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, E = 6.16 छक्के 96, बचा 2, तो 16 एकम 16, बचेगा 8, 16 पंचे 80, मतलब लगभग इतना आपका क्या बोलेंगे इसको, न्यूटन पर कूलम। इतने विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र का मान यदि इतना होता है, इतना 6.15 × 10⁻12 न्यूटन कूलम यदि हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, तो ये वाला गुण नीचे की ओर नहीं आएगा, ये कहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, एक बार और डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विध्रुव आवेश से रिलेटेड है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कितना दिया हुआ है अपने पास,
5 माइक्रोकूलम के विद्युत आवेश को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमारे पास ये है, ठीक है, ये अपने पास 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक आवेश है। दूसरा आवेश हमारे पास क्या है, +5 माइक्रोकूलम का आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर से वही बात आ रही है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको हल करेंगे तो ये एक द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा माइनस से प्लस की होती है। इसलिए आपको एक पैटर्न हमने तैयार किया था कि वो माइनस से प्लस की आपको लिखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई, ये भी बोल देते हैं, ठीक है ना, लंबाई। इसी को हम बोलते हैं QL, बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब फिर से इसको चेंज करते हैं, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 पे 2 की घात मीटर। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर। ये कहां से निकला भाई, है ना, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 2 मीटर। तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर दिया है, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P बराबर 2QL। तो हमारे पास 12 का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुना 10 की घात 2। Q का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुना 10 पे 2 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का 50, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, है ना। आप इसका मात्रा देखिए तो कूलम मीटर, ये इस तरह से आप इसकी गणना कर सकते थे, एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। या चाहो तो आप इसको लिख सकते 5 गुना 10 की घात 7 कूलम मीटर, भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, कूलम मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नियत बिंदु आवेशों, है ना, एक हमारे पास एक बिंदु आवेश ये है जिसको हमने +4 कहा, ठीक है, इस पर आवेश 4 है, ठीक है। और एक दूसरा बिंदु आवेश है हमारे पास, इसका आवेश +3 है, ठीक है। के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोला उसने, a। तो तीसरे बिंदु आवेश उपयुक्त दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलित हो, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि ये दो अपने पास धनावेश है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर धनावेश रख दूं, इस मिलाने वाली रेखा पर यहाँ कहीं पर धनावेश रख दूं, ठीक, यहाँ रख, तो देखिए ये धन, ये यहाँ पर मैं कल्पना करता हूँ कि मैं इस साइड में रखने का कोशिश करता हूँ, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। दोनों क्या करेंगे, उसको प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात यह संतुलित अवस्था में नहीं हो सकता। यहाँ रख के देखता हूँ, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना, तो भी यहाँ पर संतुलित अवस्था में नहीं होगा। यहाँ पर भी यदि हम रखने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों उसको प्रतिकर्षित करेंगे, तब भी ये पॉसिबल या संभव नहीं है। हाँ, एक संभावना बनती है कि यदि इस प्लस को मैं यहाँ पर रखता हूँ +3, तो ये कुछ बल से इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक, और ये कुछ बल से इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में रखते हैं कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल जो होगा और इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल दोनों कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो भी एक ऐसा हो, क्योंकि मैं इधर इसको ऐसे प्रतिकर्षित करूंगा, ये वाला जो है यदि इसको मैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि मैं ये आवेश रखूं यहाँ पर, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर चला जाएगा, ये इसको, ये वाला जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी ये प्लस आवेश संभव नहीं। अब हम बात करते हैं माइनस की।
ठीक है, यहाँ पे मैंने धन लिया, धन को मैंने इधर भी देखा इधर भी देखा, तो वो संभव नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं इन दोनों के मध्य क्या लेता हूँ मैं, या इनके मध्य इस साइड में लेता हूँ मैं माइनस। तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये भी इसको आकर्षित कर रहा है, तो भी संतुलन की स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसको मैंने उठा करके कहाँ रखा, इस साइड रखकर देखता हूँ, तो ये इसको आकर्षित करेगा तो इधर लगेगा, और ये भी इसको आकर्षित करेगा तो बल इधर लगेगा। दोनों बल यदि इधर लगते हैं तो ये भी अभी भी ये संतुलन की स्थिति यहाँ पर संभव नहीं है। हाँ, यहाँ कहीं रखते हैं, इधर कहीं रखते हैं, चलिए देखिए, इधर हम कहीं रखते हैं, बीच में कहीं, मान लो मैंने कहाँ रखा, यहाँ कहीं रखा, तो ये इसको आकर्षित करेगा, इधर एक बल लगाएगा, और ये भी क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, इधर जो बल लग रहा है इसको मैंने F1 बोल दिया, और इधर बल जो लग रहा है इसको मैंने बोल दिया F2। ठीक है, और दोनों बल देखिए, ये है एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, और दोनों बराबर हो जाए तो ना तो वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब वो कौन सी स्थिति कहलाएगा, संतुलन की स्थिति कहलाएगा। अर्थात F1 बराबर यदि मैं F2 प्रूफ कर दूं, है ना, और उसके लिए मैं डिस्टेंस निकालूं कि वो दोनों बराबर किस स्थिति में होंगे, तो यहाँ पर इनके बीच एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर ये कैसे हो सकता है, तीसरे आवेश को क्या बोल रहा है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य तीसरा बिंदु आवेश अपन को रखना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि तीसरा बिंदु आवेश यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, मतलब मैं ले लेता हूँ कि 4e से कितनी दूरी पर मान कर चलते हैं, x दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो a माइनस x हो जाएगी। बस समझ रहे ना भाई, ये पूरी दूरी मान लो कितनी है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक x माना, तो यह दूरी क्या होगी, 5 माइनस x। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बिंदु आवेश देखा, इस बिंदु आवेश को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक, तो ये वाला जो आवेश होगा 4e, ये 4e जो होगा, इस पर जो आकर्षण बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, देखिए एक स्थिति समझ में आ गई कि बीच में होगा, वो स्थिति के लिए संतुलन की स्थिति कहाँ होगी, बीच में होगी, ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, ये वाला जो आवेश है इसको आकर्षित करेगा तो इधर एक बल लगाएगा, ये वाला जो आवेश है उसको इधर की तरफ आकर्षित करेगा तो एक बल लगेगा। ये दोनों बल कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अर्थात हम ये लिख देते हैं कि प्लस OE हल करके लिखेंगे। ठीक है, E द्वारा आवेश Q पर, मैंने आवेश क्या मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए कि आवेश Q पर, Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e into Q, है ना, दोनों आवेशों का गुणनफल, अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, x स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या मान लिया मैंने, माना x है। ठीक है, उसी तरह से प्लस E द्वारा आवेश Q पर लगने वाला बल, इसको क्या मान लेते हैं हम, F2, ये कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E into Q अपॉन, अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो हम ले लेंगे a माइनस x, क्योंकि पूरी दूरी क्या है, a है, इन दोनों की पूरी दूरी a है, यदि इसको मैंने x मान लिया तो बची वाली दूरी क्या होगी, a माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दोनों कैसे होने, संतुलन की स्थिति में, मतलब ये वाला बल और ये वाला बल कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2, तो मैंने यहाँ पर F1 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e Q, है ना, अपॉन x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e Q अपॉन a माइनस x का, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, x अब ये x स्क्वायर से नहीं होगा ना, इससे ये कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मैं इधर लाता हूँ, तो a माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर बराबर 1/4 बचा, 1/4 बचा। तो देखिए यहाँ पर a माइनस x अपॉन x, यदि इसका स्क्वायर हटा दूँ, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ये भी स्क्वायर है, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए a माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। ये देखिए ये वर्ग दोनों से हटा दो तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a, ऐसे क्रिया गुणा कर देना। ये माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपन को, ये आपका x मिलेगा। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे 2a इज इक्वल्स टू, ये 2x इधर जाएगा तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए a इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 2, या x इज इक्वल्स टू मैं लेता हूँ, यहाँ से मुझे x निकालना है ना, तो x इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक, तो मतलब ये कि यदि हम क्या करें, इतनी दूरी पर रखते हैं, मतलब ये किससे दूरी निकाल रहे हैं अपन, x किससे दूरी है तो 4e से कितनी दूरी पर होगा, अतः हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः जो तीसरा आवेश होगा, तीसरा आवेश कहाँ होना चाहिए 2/3 a दूरी पर होगा, है ना। किससे, अतः 4e से तीसरा आवेश कितनी दूरी पर होगा, इतने। अब हमको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये देखो ये 4e से, अभी हमने बता दिया कितना, इतना होगा 4e से, हमको बोला कि e से कितनी दूरी पर होगा, तब अब e से प्लस e से कितनी दूरी पर होगा, तो e से कितनी दूरी पर होगा, तो a माइनस x है, अर्थात a माइनस 2/3a, अर्थात क्या हो जाएगा 3 इधर, तो मतलब a/3 दूरी पर होगा, आप निकाल सकते हो पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको इसकी गणना कर सकते हो, और संतुलन की स्थिति में जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से देख सकते हो और निकाल सकते हो। क्लियर है। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स में और भी क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप बनाकर देखिएगा, और यदि नहीं बनते हैं तो वो न्यूमेरिकल आप पूछिएगा, मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको उसका मुझे पिक सेंड कर दें, मैं आपको क्वेश्चंस बता दिया। क्लियर है।